तो लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम इस चैनल पर आप स्वागत है। आज हम लोग सीटीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के क्रम में पौधे और जंतु पाठ से इसके विभिन्न तथ्यों को समझेंगे और इस पाठ के अंतर्गत जो आने वाले प्रश्न हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो अध्याय है सीटीईटी पाठ के लिए काफ़ी आवश्यक है, ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इस अध्याय से पिछले वर्षों में पूछे गए। 2016 में सबसे ज़्यादा 10 प्रश्न और 2014 में भी इस अध्याय से सबसे ज़्यादा 10 प्रश्न पूछे गए। 2015 में 7 प्रश्न, 2012 में 5 प्रश्न, 2013 में 4 प्रश्न और 2011 में 1 प्रश्न पूछे गए। इस तरह से हम देखते हैं कि यह पाठ सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पाठ है पौधे और जंतु। इसमें पौधे के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पौधे जो है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, चाहे मानव हो चाहे अन्य जीव हो, तो उनके लिए भोजन निर्माण का काम ये पौधे ही करते हैं। इसलिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इन्हें ऊर्जा निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थ का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। बालकों को बचपन से पेड़ पौधों आदि के बारे में परिचय होना चाहिए। इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उसे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दें। यानी चूँकि हम विद्यालय से जुड़े होते हैं और विद्यालय का मतलब है बच्चे, तो बच्चों का जो आकर्षण है वो पेड़ पौधों से बचपन में ही होता है। क्योंकि उनके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो इसके बारे में उन्हें परिचय होना चाहिए। इसलिए हम शिक्षक जो बनने वाले हैं हमारा भी इस पाठ से जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे चल कर के बच्चों को इस पाठ के बारे में बताना है, बच्चों को इस पाठ के बारे में से जोड़ना है। इसलिए हमारा जो है सबसे ज़्यादा इसी पाठ से फोकस होना चाहिए। तो पौधों के भाग एवं उनकी भूमिका। सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल पाए जाते हैं। जितने भी पौधे हैं, दुनिया के जितने भी पौधे हैं, उनमें जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं। इसके साथ फल भी हैं। तो और उनके जो कार्य हैं वे निम्नवत हैं। कार्य क्या है तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो जड़ का कार्य हम देखते हैं। जड़ पौधे का एक ऐसा भाग है जिसके बगैर पौधे जिंदा नहीं रह सकते हैं और जड़ के सहारे ही पौधे अपने पूरे अस्तित्व को खड़ा रखते हैं। तो ये जो है ये मतलब जड़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मुख्य रूप से जड़ होते हैं। पहला भाग है इसका मूसला जड़, यानी पहला जो प्रकार है वो मूसला जड़ है और दूसरा प्रकार है झकरा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण सबसे पहले हम लोग देख लें कि मूसला जड़ किन किन पौधों में पाए जाते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी रहेगी। अब मटर है, चना, मूली, गाजर, सरसों, शलजम, आम, चुकंदर, ये सभी जो पौधे हैं इनके जड़ जो होते हैं आप देखेंगे कि एक मूसला टाइप का जड़ होता है। इनके जो मुख्य भाग होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं। तो ये मूसला जड़ के उदाहरण हैं। इसके बाद है झकरा जड़। झकरा जड़ का मतलब है कि इस तरह के जड़ होते हैं जिसमें जड़ जो है उस मिट्टी में फैले हुए रहते हैं, जैसे गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि। जड़ पौधे को जमीन से पकड़े रहते हैं तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करते रहते हैं। तो ये जो है अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात जड़ जो होते हैं पौधे को जमीन से पकड़े रहते हैं। अर्थात मुख्य काम इनका पौधे को समर्थन देना है। यानी यदि पौधे नहीं होते, जड़ नहीं हो तो पौधे गिर जाएंगे। तो मिट्टी से मुख्य रूप से ये जुड़े रहते हैं, मिट्टी से। तो इस प्रकार जो है ये पौधे जो होते हैं विशेष रूप से मतलब तने के विभिन्न भागों में जो खनिज लवण और जल होते हैं इसको जमीन से अवशोषित करके और पत्तों तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद तना
तना है यह पौधे का वह भाग होता है जो प्रायः भूमि के ऊपर होता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। तना जो है वो हरे रंग का भी होता है और भूरे रंग का भी होता है। तने से ही टहनियाँ एवं पत्तियाँ निकलती हैं। तना से ही हम लोग देखते हैं कि इसकी टहनियाँ और पत्तियाँ निकलती हैं। फिर तने का महत्व हम लोग देख लें। तने का क्या महत्व है? यह जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कहने का मतलब है कि जड़ द्वारा अवशोषित मतलब जो जल है और खनिज पदार्थ, इसको जो है जड़ से ये अवशोषित करके ये पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब आलू है, अदरक है, जैसे कुछ तने ज़मीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके जड़ को ही हम खाते हैं, जैसे आलू है, आलू के जड़ को ही खाते हैं। अदरक है तो ये ज़मीन के अंदर होते हैं, इनके जड़ को ही हम लोग खाते हैं। अब चलिए पत्ती है, तो पत्ती पौधे की पत्तियाँ तने टहनियों के सहारे निकलती हैं। यानी पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो जो है तने से जुड़ी टहनियाँ होती हैं, उन्हीं के सहारे निकलती हैं। पत्तियाँ मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधे की पत्तियाँ लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती हैं। कुछ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो लाल रंग की भी होती हैं। कुछ पौधे की पत्तियाँ जो है वो पीले रंग की भी होती हैं। अर्थात ये मतलब लेकिन अधिकांश पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। अधिकांश पौधे की पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। तो मतलब ये जो है पौधे की पत्तियाँ तने या टहनियों के सहारे निकलती हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे पत्तियों का महत्व। पत्तियाँ सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। यानी पत्तियों का मुख्य काम होता है कि सूर्य की रोशनी में, अर्थात सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, अर्थात भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों से जलवाष्प बाहर निकलती हैं जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों से जो जलवाष्प है ये बाहर निकलते हैं जिनको हम वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। वाष्प निकलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सजीव कोशिकाओं पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें सूर्य प्रकाश की चूँकि उपस्थिति होती है, तो सूर्य प्रकाश में जो ऊर्जा होती है जिसको प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को ये मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अर्थात उन्हें हम खाते हैं या जीव जंतु खाते हैं और उनके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कहने का मतलब है प्रकाशीय ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है। यानी लाल रंग का जो प्रकाश है उस प्रकाश में ये क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। हम लोग आगे चलें। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है। नागफनी को हम लोग जानते हैं कि उसका पत्ता जो नुकीला होता है और वो जो है मरुस्थलीय इलाके में ज़्यादा होते हैं। मतलब उसमें जो है वाष्पोत्सर्जन जो है उसमें पानी जो है मतलब बचा करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है क्योंकि उसकी पत्तियाँ कांटेदार होती हैं। फाख्ता नामक पक्षी जो काफ़ी छोटा होता है, फाख्ता उस पक्षी जो है काफ़ी छोटा होता है, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। फाख्ता नामक जो पक्षी है वह कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है। फूल है। अब हम लोग देखेंगे कि फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं। अर्थात अगर फूल नहीं होते तो बीज नहीं होगा और बीज नहीं होंगे तो नए पौधे का विकास नहीं होगा। तो फूल नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, चाहे गुलाब हो चाहे गेंदा, कोई भी फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ जो है रंगीन होती हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं भिन्न प्रकार के पौधे की प्रक्रिया का
रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर, पुंकेसर इत्यादि। यानी फूल के ये सभी भाग हैं। कौन कौन भाग हैं? तो बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ये सभी पौधों के यानी पौधों फूल के भाग हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया तथा सबसे छोटा फूल जो है उल्फिया है। ये हमको याद रखना है। फूलों में सबसे बड़ा जो फूल है वो रफलेसिया है और सबसे छोटा जो फूल है वो है उल्फिया। प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा फूल क्या है, तो जवाब देंगे रफलेसिया। सबसे छोटा फूल क्या है? उल्फिया। आगे हम लोग चलते हैं। फूलों का महत्व। परागन की क्रिया फूलों के द्वारा ही संपन्न होती है। परागन का मतलब है कि यानी फूलों के जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, जिससे उनका विकास होता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो परागन की क्रिया जो होती है फूलों के द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन की क्रिया होती है। परागन की क्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों के द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा। वायु के द्वारा अर्थात कहने का मतलब है कि वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो अपने साथ पराग के कण को भी लेकर चलती है। तो इस तरह से वायु के द्वारा परागन की क्रिया होती है। कीटों के द्वारा भी, कीट अर्थात एक जगह से दूसरे जगह कीट जाते हैं और उससे भी जो है परागन की क्रिया होती है। तो कीटों के द्वारा भी जल के द्वारा अर्थात पानी का जो बहाव है, बाढ़ में पानी का जो बहाव होता है उसमें भी एक जगह से दूसरे जगह फूलों के जो बीज हैं वो पहुंचते हैं। पक्षियों के माध्यम से भी, जंतुओं के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। कुछ फूलों को खाया भी जाता है, जैसे केला, सहजन, कद्दू, तोरई। ये जो फूल, ये केला भी फूल ही हैं, सहजन भी फूल ही हैं, कद्दू भी, तोरई भी, ये सभी फूल ही हैं। तो इन फूलों को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे फल। तो फल जो है उसके क्या सब भाग हैं, इस के भाग को हम लोग देखेंगे। आज सबसे चीज़ है कि फल एक ऐसा मतलब भाग है उसका जो हमारे विभिन्न तरह से उपयोगी होता है। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय के भाग से होता है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे, खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल जो होते हैं कुछ फल मीठे भी होते हैं और कुछ फल खट्टे भी होते हैं। फल के उदाहरण जैसे सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू, ये सभी फल के उदाहरण हैं। अब बीज है। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो बीज बनाते हैं, बीज के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो बीज बनाते हैं, बीजों के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें नमी और वायु की उपस्थिति में जो है बीज अंकुरित होते हैं। अब है पौधों के प्रकार। भौतिक विशेषताओं तथा आकार के आधार पर पौधों के निम्न वर्गीकरण हैं। सबसे पहला वर्गीकरण हम लोग देखेंगे शाक। यह जो है मतलब शाक, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक तना नहीं पाया जाता। इसके उदाहरण धनिया, मेथी, पालक, ये सभी शाक के उदाहरण। इसका रंग हरा होता है, काफ़ी कोमल होता है, लेकिन इसमें तना नहीं होता। इसके उदाहरण जैसे धनिया, मेथी, पालक, ये सभी शाक के उदाहरण हैं। इसके बाद झाड़ी। इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इनका तना मोटा और कठोर होता है जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती हैं। इसके उदाहरण है गुलाब, गुड़हल, नींबू, ये सभी झाड़ियों के उदाहरण। गुलाब झाड़ी का उदाहरण है, गुड़हल और नींबू सभी झाड़ी के उदाहरण हैं। इसके बाद है वृक्ष। वृक्ष का आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा और भूरे रंग का होता है। इनके तने से शाखाएं निकलती हैं। वृक्ष जो होते हैं वो बड़े आकार के जो जो पेड़ हैं वो वृक्ष होते हैं और इनका आकार जो काफ़ी विशाल होता है, बड़ा होता है। इनका तना काफ़ी कठोर, मोटा और भूरे रंग का होता है। इसके बाद
जो चारों ओर इनके तने जो है, तने से शाखाएं जो निकलती हैं ये चारों ओर फैली होती हैं, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि। अब लताएं, ये वो पौधे हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं। लताएं जो हैं बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। इन्हें स्थिर रहने की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये सीधे स्थिर नहीं रह पाते हैं, इनको स्थिर रहने की सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे खीरा, खरबूजा इत्यादि। कुछ विशेष पौधे या वृक्ष, बरगद, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। बरगद जो है विशालकाय वृक्ष होता है, जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। इनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, जिनको स्तंभ भी कहा जाता है। स्तंभ का मतलब खंभा, जिनको माने जो जड़ निकलते हैं, हम देखते हैं बच्चे जिससे झूलते रहते हैं, धीरे धीरे वो जमीन से गर करके एक स्तंभ का रूप धारण कर लेती हैं। तो अब है आगे करोटन। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती। जब भी मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। करोटन जो है ये फसल के साथ ही बोया जाता है, जो इसके साथ ही संकेत होता है कि जब ये मुरझाने लगता है तो पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी सींचने की ज़रूरत होती है। केला, केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमज़ोर तथा हरा होता है। केले के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। अब है खेजड़ी, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती तथा इनके फलों की सब्जियां बनती हैं। इसकी पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, अर्थात इसकी लकड़ी काफ़ी उपयोगी होता है। यह छायादार भी होता है, अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों में चूँकि पानी की बहुत कमी होती है तो इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं या इस तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। इसमें खेजड़ी जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। अब है रेगिस्तानी ओक। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इनमें पत्तियां तक बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। रेगिस्तानी ओक जो है यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं तथा यह पानी में बिल्कुल स्थिर होता है और चूँकि इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं तो ये और इसका जो तना होता है काफ़ी लंबा होता है, तो इसके तने में पतला पाइप डाल करके हम जमीन भूजल निकालते हैं, ज़मीन के नीचे का जो जल है उसको निकालते हैं, अर्थात ये पाइप का काम करता है। अब आगे घटपर्णी। यह पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे एवं छोटे जीवों को खा जाता है, अर्थात ये मतलब एक तरह से कहा जाए मांसाहारी पौधा है, इसलिए इसको कीट भक्षी भी कहा जाता है। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है, अर्थात एक सुगंध निकलते रहता है जिससे आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं, अर्थात इसकी खुशबू से आकर्षित होकर के मतलब इसके बगल में या आसपास के कीड़े मकोड़े जो हैं इसके पास आते हैं। ये भारत के मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, अर्थात नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करता है, कीटों को खाता है। अब है पौधों का महत्व। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, प्रदूषित वायु को शुद्ध रखते हैं ये पेड़ पौधे, और यही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे इसलिए लगाते हैं कि अभी का जो दौर है वह प्रदूषण का दौर चल रहा है। एक से गाड़ियाँ सड़क पर हैं, इसके बाद चिमनी से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाले धुओं से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है और पेड़ पौधे उसको शुद्ध करते हैं। यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। पौधे मृदा क्षरण को रोकने और मृदा की
उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी, तो मिट्टी का जो कटाव है, जब वर्षा होती है या बाढ़ आती है तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो पेड़ पौधे हम बांधों के किनारे इसलिए लगाते हैं कि नदी की कछार, नदी की जब धारा प्रबल होती है तो मिट्टी के कटने से ये पेड़ पौधे बचाते हैं। वातावरण की सुंदरता को बढ़ाने में कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। अब है कि प्रश्न अभ्यास है। हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। इसमें सही क्या है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, और इसके बाद है ए और बी दोनों सही है, और डी है ना तो ए और ना ही बी। तो ये दोनों कथन सही है। जड़ द्वारा जल का अवशोषण भी किया जाता है और पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। ये दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों सही। दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, बी है इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, सी इसके तने से पानी निकाला जाता है, डी है इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं। तो यह जो मतलब प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है कि इसकी टहनियों से, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, ये भी सही है। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, यह भी सही है। इसकी तने से पानी निकाला जाता है, यह भी सही है। लेकिन इसकी टहनियों से जड़ें निकलती, यह सही नहीं है। तो इसका सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न है, खेचरी एक छायादार वृक्ष की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? तो किस प्रदेश का मतलब है मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, या मरुस्थलीय, या पर्वतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो मैदानी क्षेत्रों में तो ये पाया नहीं जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है। तो इसका सही जवाब बी होगा, मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ए है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, बी है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, सी है जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, डी है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो वाष्पोत्सर्जन हम जानते हैं कि यह जो है क्रिया पौधों में पत्तियों में होता है, और पत्तियां क्या करती हैं कि वाष्प का उत्सर्जन करती हैं। तो सही जवाब होगा ए, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। तो इस तरह से यह पाठ खत्म होता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले पाठ की ओर चलेंगे। तब तक मैं आप सभी को इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे। इस पाठ से कई बार कई प्रश्न आए हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।